नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। खट्टर सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 32 जबकि इसके खिलाफ 55 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि कानूनों को लेकर विधानसभा में काफी हंगामा भी हुआ। अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव से यह पता चल जाएगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ खड़ा है और कौन सा किसानों के साथ। पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में बीजेपी से आमने सामने की लड़ाई लड़ रही तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान ममता ने पैदल रोड शो भी निकाला और इसमें बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। ममता के खिलाफ बीजेपी ने ममता के ही पुराने साथी शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। शुभेंदु कल पर्चा भरेंगे। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। उत्तराखंड में अचानक हुए राजनीतिक घटनाक्रम के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बुधवार को देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक हुई और इसमें तीरथ सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया। तीरथ सिंह के नाम का ऐलान निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया और वह आज शाम 4 बजे शपथ लेंगे। तीरथ सिंह रावत वर्तमान में पौड़ी गढ़वाल सीट से सांसद हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। वे उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीरथ के नाम के ऐलान से लोगों को काफी हैरानी हुई है क्योंकि मुख्यमंत्री पद के लिए जो 4 नाम चल रहे थे उनमें तीरथ का नाम नहीं था। तीरथ सिंह रावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में लंबे वक्त तक काम कर चुके हैं और माना जा रहा है कि उनके चयन में संघ की भी भूमिका अहम रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज फिर किसानों को लेकर ट्वीट किया है। राहुल ने कहा है कि किसानों को वापस लौटाना असंभव है और तीनों कानूनों को वापस लेना ही पड़ेगा। ये बातें उन्होंने लयबद्ध तरीके से ट्वीट में लिखी हैं। राहुल ने लिखा, अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, न डरते न करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना, असंभव किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। G23 गुट के नेताओं की बगावत से जूझ रही कांग्रेस को केरल के विधानसभा चुनाव के दौरान बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के प्रभारी रहे पीसी चाकू ने इस्तीफा दे दिया है। इससे कांग्रेस की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ सकता है। चाकू ने इस्तीफे के पत्र में लिखा है कि उन्होंने पार्टी के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन केरल कांग्रेस की टीम के साथ काम कर पाना बेहद मुश्किल है। चाकू ने लिखा है कि वे पार्टी के हर फैसले के साथ खड़े रहे, लेकिन अब ऐसा करना बेहद मुश्किल हो गया है। चाकू ने लिखा है कि लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वापस लौटे, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता गुटबाजी में शामिल हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में हुई बहस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसका असर दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों पर भी पड़ने लगा है। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब किया और उनसे इस बहस पर विरोध जताया। विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश संसद में हुई बहस को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और वोट बैंक राजनीति करार दिया। लंदन स्थित भारतीय उच्चायुक्त ने इसके पहले ही बयान जारी कर विरोध प्रकट किया था। केरल हाईकोर्ट ने डिजिटल न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले कानून पर केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। हाईकोर्ट ने लाइव लॉ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को ये नोटिस जारी किया है। लाइव लॉ ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2021 को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। लाइव लॉ ने याचिका में कानून को चुनौती देते हुए कहा था कि यह संविधान के अनुच्छेद 13, 14, 19A, 19AG और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता की पैरवी करते हुए वकील संतोष मैथ्यू ने कहा, इस कानून के तहत मीडिया को नियंत्रित करने की प्रक्रिया अनुपात से ज्यादा और मनमर्जी से चलने वाली है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर तुरंत रोक लगाने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से की है। इसने अदालत में दायर याचिका में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो 5 राज्यों में चुनाव के ठीक पहले फर्जी कंपनियों के जरिए राजनीतिक पार्टियों को पैसे दिए जाएंगे। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने वित्त अधिनियम 2017 के उस प्रावधान का विरोध किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर खरीदने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम नहीं होगा। उन्होंने इसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। भारत में 2015 की तुलना में साल 2019 में यूएपीए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत 72% अधिक लोगों की गिरफ्तारियां की गई हैं। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी है। 2019 में देश में 1226 दर्ज मामलों में 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में सबसे अधिक 306 मामले मणिपुर में दर्ज किए गए तो सबसे अधिक 498 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई हैं।
इसके बाद मणिपुर में 386, तमिलनाडु में 308, जम्मू कश्मीर में 227 और झारखंड में 202 गिरफ्तारियां हुई। तो वहीं 2015 में 897 मामले दर्ज किए गए थे और 1128 गिरफ्तारियां हुई थी। उत्तर प्रदेश में 13 साल की बेटी के साथ कथित गैंगरेप की शिकायत दर्ज कराने के 2 दिन बाद ही बच्ची के पिता की ट्रक हादसे में मौत हो गई। पिता अपनी बेटी को अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले गया था, तभी ट्रक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार के परिजनों का आरोप है कि पिता की हत्या करवाई गई है और इसके पीछे गैंगरेप के आरोपियों का ही हाथ है। इस मामले में 2 आरोपी दीपू यादव और सौरभ यादव के पिता यूपी पुलिस में हैं। वो कन्नौज जिले में तैनात हैं और सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं। इसके अलावा तीसरे आरोपी गोलू यादव को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई हिरेन की मौत के मामले में सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वजे का नाम आने के बाद उनका मुंबई क्राइम ब्रांच से तबादला कर दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि जांच पूरी होने तक सचिन वजे को क्राइम ब्रांच में उनके वर्तमान पद से हटा दिया गया है। ऐसा विपक्ष द्वारा मांग किए जाने के बाद किया गया है और अगर वजह मनसुख हिरेन की मौत में शामिल पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें, हिरेन की पत्नी ने सचिन वजे को मनसुख हिरेन की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने भी वजह को गिरफ्तार करने की मांग की। शुक्रवार को क्वाड देशों की ऑनलाइन बैठक होनी है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक शक्ति को संतुलित करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हाल में चीन से ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को चुनौती मिल रही है। वहीं कहा जा रहा है कि इस बैठक में भारत में कोरोना वैक्सीन के निर्माण की क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आर्थिक समझौते हो सकते हैं। बता दें, चीन वैक्सीन के जरिए भी दुनिया में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सैन्य तख्तापलट के बाद म्यांमार में लगातार प्रदर्शनकारियों का दमन किया जा रहा है। 50 से अधिक प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। इस बीच एक म्यांमार से तस्वीर वायरल हो रही है जो म्यांमार की पूरी कहानी कहती जान पड़ती है। तस्वीर में एक नन घुटनों पर झुके हाथ फैलाए बीच सड़क पर हैं। सामने हथियारों से लैस पुलिस है। नन के पीछे लोकतंत्र के समर्थक प्रदर्शनकारी हैं। वह बंदूकें ताने हुए सैनिकों से कहती हैं कि बच्चों को छोड़ दें और बदले में मेरी जान ले लें। बता दें, म्यांमार की सेना लगातार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई कर रही है। वो प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर रही है। मंगलवार को तो घरों में घुसकर प्रदर्शनकारियों को ढूंढा गया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।